Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 16th of April 2022. तो गाइज आज है तारीख 16 अप्रैल 2022 और है सैटरडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट उससे पहले गाइज अगर आप लोगों को इस टॉप न्यूज़ एनालिसिस यानी टीएनए का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक मिल जाएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे एक चैनल ऑटोमेटिकली ओपन होगा, वहां से आप लोग डेली बेसिस पर इस टीएनए के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। अदरवाइज इस प्रकार से आपको ये चैनल नहीं मिलता है तो एक और सिंपल तरीका है, डायरेक्टली टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन। आपके सामने इस प्रकार से ये तीन चैनल निकल कर आएंगे। एक के आगे आंसर राइटिंग लिखा है, एक के आगे यूपीएससी और एक के आगे कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पर भी आपको 13 के प्लस सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं। तो तीनों को जाकर ज्वाइन करना है क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर करंट अफेयर का वीडियो का पीडीएफ, न्यूज़पेपर का पीडीएफ, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, डेली आंसर राइटिंग, डेली प्रीलिम्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाती हैं। एट द लास्ट अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी मिल जाएगा। कनेक्ट होकर आप मुझसे अपनी क्वेरीज को वहाँ पर पूछ सकते हो। बढ़ते हैं आगे और वीडियो के लास्ट में मैंने आप लोगों के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लगा दिए, मतलब तैयारी करो तो पूरी तरह से करो। अब क्या होगा, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे, तो पूरे फुल कंसंट्रेशन के साथ में इस वीडियो को सुनना है। लास्ट में इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपने कितने थरली वीडियो को सुना है, प्लस आप लोग यहाँ पर कितना कुछ सीख पाए हो। फाइनली स्टार्ट करेंगे डिस्कशन को। यह है हमारा आज का सबसे पहला आर्टिकल। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिंपली इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 2 हेल्थ से रिलेट कर पाओगे। यहाँ पे बात की गई है कलर ब्लाइंडनेस को लेकर। यह आर्टिकल बहुत ज़्यादा चर्चा में, स्पेसिफिकली इस आर्टिकल को मैंने इंडियन एक्सप्रेस से उठाया है। तो डिस्कस करेंगे कलर ब्लाइंडनेस होता है क्या है। बहुत सारे लोग यहाँ पे कलर के अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट कर जाते हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं। यहाँ पर देखो, जब इंसान का जन्म होता है तब से कलर ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है, या फिर यहाँ पर एक और क्वेश्चन उठाया गया है कि इंसान जैसे जैसे ज़िंदगी में आगे जीता रहता है आगे भी प्रॉब्लम हो सकती है, किसी कारण की वजह से कलर ब्लाइंडनेस उसकी लाइफ के अंदर आ सकता है। तो वो सारी बातें हम लोग कवर करेंगे, आखिरकार ये कलर ब्लाइंडनेस होता क्या है। ठीक है, तो एक्सप्लेन सेक्शन पर इंडियन एक्सप्रेस ने इसको डिटेल से कवर किया है। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे पूरे आर्टिकल को मैंने लगा दिया है, इसी को मैंने आगे कॉपी पेस्ट कर दिया ताकि आप लोग देख सको कि हाँ बिल्कुल ऑथेंटिक डिस्कशन हमारा रहने वाला है। तो पहले तो हम बिल्कुल बेसिक कवर करेंगे, समझेंगे आखिरकार इशू क्या है। देखो, मुद्दा उठता कहाँ से कलर ब्लाइंडनेस का। सबसे बड़ा मुद्दा उठता है इसलिए सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देता है एक बॉडी को जिसका नाम है एफटीआई, मतलब कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अभी जो फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ये अलग अलग कोर्सेज को कंडक्ट करवाते हैं। अब उस कोर्सेज में लोग एडमिशन लेते हैं, जैसे फिल्म मेकिंग का कोर्स हो गया, एडिटिंग का कोर्स हो गया, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कंडक्ट करवाई जाती हैं। लेकिन अभी तक एफटीआई के अंदर क्या हो रहा था, उन लोगों को एडमिशन नहीं दिया जा रहा था जो कलर ब्लाइंडनेस से सफ़र कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया इस बॉडी को कि आप ऐसा मत करो, और जो भी कैंडिडेट्स सफ़र कर रहे हैं कलर ब्लाइंडनेस से उनको भी यहाँ पर आप अवेलेबल करवाओ ये कोर्स, वो लोग भी यहाँ पर ये कोर्सेस ले सकें। ठीक है, तो आप इस प्रकार से कुछ चेंजेस कर सकते हो। ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। तो मतलब कलर ब्लाइंडनेस वाले पीपल को यहाँ पे अलाउ कर दिया जाए इन कोर्सेज के अंदर में, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। तो इस बॉडी से बोला सिंपली आप कुछ चेंजेस करो और उसके बाद यहाँ पर इन लोगों को भी इसके अंदर इंक्लूड करो। डिस्कस करते हैं कलर ब्लाइंडनेस आखिरकार होता क्या है। पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में कुछ लिखित में जो इन्फॉर्मेशन है कि हम क्या लिख सकते हैं वो सारी चीज़ें समझाता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग एक पिक्चर के माध्यम से समझेंगे। देखो, कलर ब्लाइंडनेस बेसिकली एक इनएबिलिटी है टू सी कलर्स, मतलब कि इंसान के अंदर कुछ इंसान है जो कि कलर ब्लाइंडनेस से सफ़र कर रहे हैं, तो वो सक्षम नहीं है कि सभी कलर्स को नॉर्मल तरीके से देख सकें। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या होती है, एक व्यक्ति की इनएबिलिटी होती है। अब जो ये कलर ब्लाइंड होता है, अगर कोई व्यक्ति इससे सफ़र कर रहा होता है तो वो कलर्स के अंदर डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाता, जैसे ग्रीन, रेड और कभी कभी ब्लू कलर के अंदर भी कोई भी यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाता है, पहचान नहीं पाता है। उन कलर्स के बीच में काफ़ी हद तक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है उसके अंदर में। उसी को हम लोग बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। और कलर ब्लाइंडनेस को हम लोग कलर डेफिशिएंसी के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे क्वेश्चन बने कलर ब्लाइंडनेस या कलर डेफिशिएंसी, तो एक ही मतलब है, वो क्या है आप लोगों ने सिंपल से शब्दों में समझा है। अब यहाँ पर हम लोग इस पिक्चर को देखते हैं। ये जो आई है, ये आँख एक नॉर्मल आँख है। अब इस नॉर्मल आँख से आप देख पा रहे हो, आपको बिल्कुल क्लियरली आपको कलर दिख रहा है ऑरेंज, फिर उसके बाद डार्क येलो, लाइट येलो, ग्रीन, फिर ब्लू, पर्पल, ये सारे कलर्स आराम से दिख रहे हैं। लेकिन जो ये दूसरा वाला आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, इसके अंदर जो ये आंख है ये कलर ब्लाइंडनेस की आंख आपको देखने को मिल जाएगी। कलर ब्लाइंडनेस में क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख पाओगे जो कलरिंग है इन सब का आपस में मिक्स हो चुका है, कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं हो पा रहा है।
जैसे कि यहाँ पर ये सारे के सारे येलो ही दिखाई दे रहे हैं, नीचे दोनों ब्लू ही दिखाई दे रहे हैं, तो कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं हो पा रहा है। तो इसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, जहाँ पर कलर के बीच में जो व्यक्ति है वो डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाता, कलर को नॉर्मल वे में पहचान नहीं पाता। अब इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं? देखो होता क्या है, हमारे आंख के अंदर जो रेटिना है, रेटिना के अंदर आपको दो प्रकार के सेल्स देखने को मिलते हैं। जैसे एक का नाम है रॉड्स और एक का नाम है कोन्स, आपको ध्यान रखना है। दोनों का काम क्या है? रॉड्स का काम होता है कि जो कलर होता है, कलर लाइट कलर है या डार्क कलर है, उसके बीच में डिफरेंस क्रिएट करने का काम करता है रॉड। दूसरा जो कोन होता है, कोन का क्या काम होता है? ये यहाँ पर कलर को डिटेक्ट करने का काम करता है कि हाँ भाई ये कलर है, ये रेड कलर हो गया, अब ये लाइट है या फिर डार्क है, वो डिटेक्ट करने का काम हमारे रॉड का है। तो ये दोनों ही चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, दोनों सेल्स होते हैं जो कि हमारे रेटिना के अंदर प्रेजेंट हैं। क्लियर हुआ? अब होता क्या है, रॉड और कॉन के अंदर भी अलग अलग चीज़ें प्रेजेंट है। जैसे कि आप जब हम बात करते हैं कोन्स की, तो यहाँ पे आपको 3 प्रकार के कोन्स देखने को मिलते हैं जिससे हम लोग कलर को देखते हैं। ठीक है, जैसे कि रेड, ग्रीन और ब्लू कलर के यहाँ पर आपको 3 प्रकार के कोन्स देखने को मिल जाते हैं। प्लस हमारा जो ब्रेन है वो यहाँ पर इन्हीं सेल्स से इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, देन उसके बाद वो कलर को पहचानता है। देन यहाँ पे बताया गया जो ये कलर ब्लाइंडनेस है, ये बेसिकली एक रिजल्ट हो सकता है। वो रिजल्ट किस चीज़ का हो सकता है? रिजल्ट इस चीज़ का हो सकता है कि कोन्स के अंदर कहीं ना कहीं कमी होगी। मतलब कि आप कह सकते हो सकता है जो ये कोन सेल्स हैं, इसमें से कोई कोन सेल फेलियर हो गया हो, फेल मार गया हो, या कोई कोन सेल प्रॉपर वर्क ना कर पा रहा हो। क्योंकि कोन का मेन काम क्या है? कोन का मेन काम है कलर को डिटेक्ट करना, है ना। और अगर इन सेल के अंदर, मैंने आपको बताया कोन का काम है कलर को डिटेक्ट करना, 3 प्रकार के कोन हैं और इनमें से हो सकता है किसी भी कोन के अंदर फेलियर हो गया हो, ठीक है, और वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा हो, जिसकी वजह से यहाँ पर कलर पहचानने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, जिसको हम लोग कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। ये पिक्चर ब्लर सा है, लेकिन समझने के लिए मैं आपको समझा सकता हूँ। यहाँ पे आप देख पाओगे ये आई हो गया, ये आँख का स्ट्रक्चर हो गया, इधर आपको रेटिना देखने को मिलेगा, ये हुआ रेटिना। और रेटिना में यहाँ पे आप देख पाओगे अंदर की साइड पे आपको ये रॉड्स देखने को मिल जाती हैं और ये कौन है, ठीक है, ये आपको 3 कोन्स देखने को मिल रहे हैं। तो बोला गया कोन के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से कलर ब्लाइंडनेस क्रिएट हो सकता है। बट अब जो ये कलर ब्लाइंडनेस होता है, ये भी अलग अलग प्रकार से आपको देखने को मिलता है। जैसे एक सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे जो तीनों कोन होते हैं, तीनों कोन सेल्स प्रेजेंट तो होते हैं, लेकिन इनमें से कहीं ना कहीं एक सेल माल फंक्शन कर देता है, मतलब एक सेल प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है। मतलब एक ही व्यक्ति की आंख में तीनों सेल्स हैं, लेकिन तीनों में से एक प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है। तो एक तरीका तो ये भी हो सकता है, एक कारण ये भी हो सकता है। लेकिन जो ये वाला कारण है, ये कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। यहाँ पर थोड़ा सा कलर ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है, मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पर इंसान सफ़र करता है कलर को पहचानने में। मैंने आपको बता दिया ये वाला। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसके अंदर अगर एक भी सेल माल फंक्शन कर रहा होगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जो माइल्डली कलर है, माइल्डली कलर ब्लाइंड पीपल होते हैं जिनके अंदर ये वाली कंडीशन देखने को मिलती है, वो अक्सर सभी कलर्स को प्रॉपरली देख पाते हैं जब लाइट अच्छे से उन कलर्स के ऊपर पड़ रही हो। जब लाइट गुड हो तो उसके बाद वो सब कलर्स को पहचान पाते हैं, वो हमारा माइल्डली कलर ब्लाइंड पीपल होता है। उसके बाद एक दूसरी कंडीशन होती है, यहाँ पर एक सीवर काइंड की कंडीशन होती है, मतलब कि बहुत खतरनाक कलर ब्लाइंडनेस होता है। कब? जो विजन है वो ब्लैक एंड वाइट हो जाता है जब, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जो हर चीज़ है वो ग्रे कलर की दिख रही है, तो ये यहाँ पर देखने को मिलता है। ये कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन होती है, बहुत वर्स्ट कंडीशन होती है कलर ब्लाइंडनेस की, कि यहाँ पर प्रॉपरली दिखाई नहीं पड़ता है, चीज़ें ब्लैक एंड वाइट या फिर ग्रे कलर में दिखाई पड़ रही हैं। और ये कॉमन होता भी नहीं है, ठीक है, ये सब में नहीं होता है, ये बहुत कम लोगों के अंदर दिखाई पड़ता है। क्लियर हुआ? तो आपने कलर ब्लाइंडनेस समझ लिया, कलर ब्लाइंडनेस कैसे अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं आपने ये भी समझा। देन एक क्वेश्चन दिमाग में और आएगा, ये कलर ब्लाइंडनेस के पीछे का एग्जैक्टली क्या कारण हो सकता है वो भी बता दो। देखो, जो ज़्यादातर कलर ब्लाइंड पीपल होते हैं वो यहाँ पर मतलब जन्म ही लेते हैं इस कंडीशन से, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जेनिटल कलर ब्लाइंडनेस। तो इस कंडीशन के साथ में यहाँ पर वो जन्म लेते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कलर विजन डेफिशिएंसी के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो आप कह सकते हो प्रॉब्लम है, ये जेनेटिकली पास होती रहती है, मतलब एक बंदे को है ये बीमारी, ठीक है, अब उसके जेनेटिक्स दूसरे के अंदर ट्रांसफर हुआ है और जेनेटिकली यहाँ पर ये पास होते होते ये आगे फैमिली में चलती रहती है कलर ब्लाइंडनेस। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, ऐसी बहुत सारी बीमारी होती है जो फैमिली के अंदर आगे बढ़ती रहती हैं, जेनेटिकली बेस्ड यहाँ पर वो आगे चलती रहती हैं। नाउ ये जो टाइप है कलर ब्लाइंडनेस का, ये आप कह सकते हो दोनों ही आंखों को बुरी तरह से अफेक्ट कर सकता है। और जो ये व्यक्ति जन्म लेते वक्त यहाँ पर इस प्रॉब्लम के साथ में जन्म लिया है उसने, तो वो जो मतलब परेशानी है वो उसको ज़िंदगी भर परेशान कर सकती है, ठीक है। ये जो आप कह सकते हो परेशानी है वो उसके साथ ज़िंदगी भर रह सकती है, तो ये आप लोग देख पाओगे। क्लियर हुआ? तो पहला तो कारण ये हो गया, ठीक है, कि जेनेटिकली बेसिस पर ये पास होता रहेगा। दूसरा कारण क्या है, कुछ ना कुछ मेडिकल कंडीशंस भी हो सकती है, मतलब इंसान ने जन्म तो सही लिया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन होता क्या है, आगे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से कलर विजन के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे कुछ मेडिकल कंडीशंस हो जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई डिजीज़ हो गई है या ट्रॉमा या कोई टॉक्सिन की वजह से यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस वाली प्रॉब्लम आ चुकी है। जैसे अगर हम लोग बात करें, अगर कोई बीमारी से कलर ब्लाइंडनेस होता है, कोई बीमारी की वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो कि कलर ब्लाइंडनेस वाली प्रॉब्लम आ चुकी है, तो इसके अंदर एक आंख भी, यहाँ पर एक आंख की कंडीशन बुरी हो सकती है, दोनों आंखों की कंडीशन बुरी हो सकती है, या फिर ये भी बोला जाता है ये जो कंडीशन है ये आने वाले टाइम पर और ज़्यादा बदतर भी हो सकती है। ठीक है, जब किसी बीमारी की वजह से कलर ब्लाइंडनेस होता है। बेसिकली यहाँ पर बताया गया बहुत सारे मेडिकल कंडीशंस हैं जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो रिस्क है कलर ब्लाइंडनेस का वो बढ़ जाता है। वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ग्लाउकोमा, डायबिटीज़, एल्जीमर्स, पार्किंसंस, एल्कोहलिज्म, ल्यूकेमिया, सिकल सेल एनीमिया। तो ये सारी बीमारियाँ हैं जिसकी वजह से यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस और ज़्यादा बढ़ जाता है। क्लियर हुआ? तो ये सारी हुई कलर ब्लाइंडनेस के कॉजेस, मतलब क्या क्या कारण की वजह से कलर ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा कि आखिरकार इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ये, तो इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, इसका क्या सुझाव है। तो कलर ब्लाइंडनेस को हम लोग अभी तक ऐसे प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर पाए, कोई भी यहाँ पर इसका अभी सोल्यूशन नहीं निकला है, लेकिन फिर भी इसको ठीक किया जा सकता है। कैसे कि जो व्यक्ति अगर कलर ब्लाइंडनेस से सफ़र कर रहा है तो वो स्पेशल कॉन्टैक्ट लेंस को यहाँ पर पहन सकता है, या फिर कलर फिल्टर ग्लासेस को पहन सकता है, जिसके बेसिस पर वो सही से चीज़ों को देख पाएगा। प्लस यहाँ पर कुछ रिसर्च ये बोलती हैं कि हम लोग जीन रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, जो जीन है वो बदल सकते हैं। अगर जीन बदल दिया जाए तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जेनेटिकली पास्ड हुआ है, तो जीन के अंदर प्रॉब्लम, अगर जीन चेंज कर दिया जाए उसके बाद यहाँ पर क्या हो सकता है, हम लोग इस कंडीशन को चेंज कर सकते हैं, कलर ब्लाइंडनेस को ठीक कर सकते हैं। अभी इस वाले टॉपिक के ऊपर थोड़ी सी कम रिसर्च हुई है, इसी वजह से यहाँ पर इसके ऊपर ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर जितनी चीज़ अवेलेबल थी वो सब मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी है। फिर कलर ब्लाइंडनेस को लेकर और भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जिसको आप लोग मेंस में यूज़ कर सकते हो। अगर कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई इस प्रकार से टॉपिक आता है तो या प्रीलिम्स में भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर हम लोग बात करें कि आखिरकार कलर ब्लाइंडनेस इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो कौन सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है दुनिया भर के अंदर, मेल है या फीमेल है, तो यहाँ पे बताया गया मेन जो है, मेन बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, मेन के अंदर ज़्यादा कलर ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू द वेमेन। दुनिया भर के अंदर अगर हम लोग देखें तो हर 10 मेल में से जो एक व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं कलर डिफिशियंसी से सफ़र कर रहा है, ऐसा बताया गया। अब सबसे ज़्यादा जो कलर डिफिशियंसी व्यक्तियों के अंदर देखने को मिल रही है, खासकर आदमियों के अंदर, वो नदन यूरोप की साइड में आप देख पाओगे। नदन यूरोप की साइड में हालत थोड़े से ज़्यादा बुरे आपको देखने को मिल जाते हैं इन टर्म्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस और कलर डिफिशियंसी। देन अब जब ये प्रॉब्लम हो जाती है तो इससे लोगों की लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। एक यहाँ पर यूथ है, बहुत अच्छा है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन वो यहाँ पर इस परेशानी से सफ़र कर रहा है, तो इसकी वजह से वो अपनी लाइफ में अगर मतलब उसका जो एम है पायलट बनने का या आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने का, तो वो यहाँ पर एम पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि जो कलर ब्लाइंडनेस है ये कहीं ना कहीं यहाँ पर आप कह सकते हो एक मतलब ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से इंसान पायलट नहीं बन सकता या फिर आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन नहीं कर सकता। इनमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर ज्वाइनिंग वगैरह होती भी है तो वो डिपेंड करता है उसको किस प्रकार का कलर ब्लाइंडनेस है, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस के भी अलग अलग स्टेजेस हैं, तो वो उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि देखो यहाँ पर एस्टिमेटेड आज के टाइम पर 300 मिलियन पीपल हैं दुनिया भर के अंदर जो कि कहीं ना कहीं कलर डिफिशियंसी से सफ़र कर रहे हैं। तो पूरे दुनिया में 300 मिलियन पीपल ऐसे आप लोग को देखने को मिल जाते हैं। क्लियर हुआ? तो ये एक छोटा सा आर्टिकल था बट इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको काफ़ी सारी जानकारी मिली है। ऐसी आपको और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स आज के वीडियो में मिलने वाले हैं। देन आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने वीडियो पर जो लाइक का बटन है उसको नहीं दबाया तो दबा देना। हमने हमेशा की तरह टारगेट रखा है 2K प्लस लाइक्स का। आज ये वाला टॉपिक आपको काफ़ी अच्छे से कवर करवा दूंगा। आप हमेशा याद रखो मिड डे मील स्कीम होती क्या है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कह सकते हो सभी एग्जामिनेशन के अंदर इसको लेकर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मिड डे मील स्कीम फिर से चर्चा में आई है। इशू क्या निकल कर आता है इसको समझते हैं। एक्सप्लेन सेक्शन का अगेन ये आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का, और इसी पूरे आर्टिकल को मैंने लगा दिया है। आप देख पाओगे ये आर्टिकल मैंने एज इट इज़ यहाँ पर स्क्रीनशॉट खींच के लगा दिया है। आपको मैं यही आर्टिकल अच्छे से समझाने वाला हूँ। मुद्दा क्या निकल कर आता है? मुद्दा ये है कि कर्नाटका आज के टाइम पर इन्होंने यहाँ पर डिसाइड कर लिया है कि कुछ एग्स यानी अंडे प्रोवाइड करवाएंगे मिड डे मील स्कीम के अंदर में। जो मिड डे मील स्कीम सरकार की स्कीम है जहाँ पे बच्चों को स्कूल के अंदर खाना प्रोवाइड करवाने के बारे में चर्चा की जाती है, खाना प्रोवाइड करवाया जाता है, तो उसके अंदर एग्स को ऐड करने के बारे में चर्चा की है कर्नाटका ने। ठीक है, इसी वजह से चर्चा में है। अब जो ये मिड डे मील स्कीम होती है ये यहाँ पर अपने आप में अगर मैं बात करूँ पूरे दुनिया के अंदर एक सबसे स्ट्रॉन्ग स्कीम ये देखने को मिलती है जो कि स्कूल जाने वाले बच्चों को एक न्यूट्रिशन भरपूर खाना देती है।
ठीक है। अब स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं उनको एक न्यूट्रिशियस खाना मिलता है जिससे यहाँ पर उनकी बॉडी का एक ग्रोथ हो पाए। तो इसी वजह से यहाँ पर अभी कर्नाटका ने बोला कि हम लोग एग्स को ऐड कर देंगे, एग्स से जिंक, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बट यहाँ पर देखो ये भी देखने को मिलता है अक्सर जो एग्स है ना वो एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन जाता है, एग्स को ऐड करना कंट्रोवर्शियल बन जाता है। वो कैसे बनता है आगे मैं आपको समझाऊंगा। पहले हम लोग कुछ बेसिक्स को कवर करते हैं, आखिरकार ये मिड डे मील प्रोग्राम होता क्या है। मिड डे मील प्रोग्राम अपने आप में एक लार्जेस्ट स्कूल फीडिंग प्रोग्राम है, मतलब कि आप कह सकते हो दुनिया भर के अंदर, जैसा मैंने आपको बताया, बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर या फिर आप कह सकते हो अलग अलग जगह पर जो स्कूल्स के अंदर मिड डे मील स्कीम चलती है, वहाँ पे बच्चों को खाना दिया जाता है। लेकिन अपने आप में ये जो मिड डे मील प्रोग्राम है इंडिया का, ये अपने आप में दुनिया का एक सबसे बड़ा प्रोग्राम है जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों को क्लास 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को स्कूल के अंदर खाना प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, इस स्कीम के अंदर में इनको खाना दिया जाता है, एक न्यूट्रिशियस खाना दिया जाता है। क्या क्या मिलता है उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ। अब इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का वो ये है कि बच्चों का जो एनरोलमेंट है स्कूल्स के अंदर, बच्चों का जो एडमिशन है वो स्कूल्स के अंदर बढ़ता रहे, ताकि बच्चों को एक न्यूट्रिशियस खाना मिले, तो उसके बेसिस पर एडमिशन्स भी इंक्रीज होंगे। अब इस मिड डे मील स्कीम को चलाने के लिए इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन है, तो यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में ये पूरा प्रोसेस आता है। इसका बैकग्राउंड के बारे में बात करें, जो ये प्रोग्राम है ये सबसे पहली बार लाया गया था 1925 में डिसएडवांटेज्ड बच्चों के लिए, जो कि मद्रास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के थे। तो यहाँ पर कुछ डिसएडवांटेज बच्चे थे जो कि प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, उनके लिए यहाँ पर सबसे पहले इस प्रोग्राम को लाया गया था। अब हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने पहले ये स्कीम को 1995 में जब लेकर आए थे तो क्लास 1 to 5 के लिए इसको रखा गया था, लेकिन बाद में इसको बढ़ाकर क्लास 1 to 8 तक के लिए कर दिया गया। तो 1 से लेकर मतलब फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक के जो बच्चे हैं उन्हीं के लिए पर्टिकुलरली इस स्कीम को लाया गया है। अब करंट स्टेटस क्या है इस स्कीम को लेकर, देखो जो करंट वर्जन इस प्रोग्राम का, इसका नाम बदल दिया गया है, पीएम पोषण शक्ति निर्माण और पीएम पोषण आपको देखने को मिलेगा। ये 2021 के अंदर ये नाम देखने को मिलता है। फिर उसके बाद स्केल ऑफ कवरेज के बारे में अगर हम बात करें कितने कितने लोगों को इसके अंदर कवर किया जाता है, तो ये जो स्कीम है ये लगभग 11.80 करोड़ चिल्ड्रंस को यहाँ पर कवर करता है, क्लास 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को जिनकी उम्र 6 से 14 साल है। तो मतलब लगभग ये स्कीम 11.80 करोड़ चिल्ड्रंस को ये आप कह सकते हो स्कूल्स के अंदर खाना प्रोवाइड करवा रही है। फिर उसके बाद एक और चीज़ आप देख पाओगे, खाने में क्या प्रोवाइड करवाया जाता है, तो आप लोग ये देख पाओगे पर चाइल्ड पर डे इन ग्राम्स के अंदर अगर हम लोग बात करें, जो प्राइमरी क्लास है और अपर प्राइमरी क्लास है इसको बांट दिया गया है अलग अलग, क्योंकि आपको पता होगा, ठीक है, अब जो 8 तक के बच्चे हैं वो अलग कैटेगरी के अंदर है, मतलब बड़े बच्चे हैं, और जो छोटे बच्चे आपको देखने को मिलेंगे फर्स्ट से लेकर कुछ यहाँ पर 4th 5th तक, तो वो अलग बच्चे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोनों के लिए मतलब जो फूड है उसको अलग तरीके से बांट दिया गया। अगर मैं बात करूँ प्राइमरी क्लास के लिए, तो प्राइमरी क्लास के लिए रखा गया है उनको जो दिन में खाने मिलेगा 100 ग्राम्स जो यहाँ पर फूड ग्रेन्स मिलेंगे, 20 ग्राम यहाँ पर दाल मिलेगी, 50 ग्राम सब्जी मिलेगी और 5 ग्राम ऑयल और फैट प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, फिर उसी प्रकार से जो अपर प्राइमरी क्लास है, बच्चा बड़ा है थोड़ा सा, उसकी एज ज़्यादा है तो उसकी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी, उसी के हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा इन बच्चों के लिए रखा गया है जो कि अपर प्राइमरी क्लासेस के अंदर है। जैसे इनके लिए जो फूड ग्रेन्स है वो 150 ग्राम्स रखा गया है, जो भी यहाँ पर चावल प्रोवाइड करवाई जा रही है, चपाती प्रोवाइड करवाई जा रही है। पल्सेस के अंदर 30 ग्राम्स यहाँ पर रखी गई हैं, 30 ग्राम दाल है, वेजिटेबल 75 ग्राम्स है और ऑयल और फैट यहाँ पर 7.5 ग्राम्स आपको देखने को मिल जाता है। बेसिकली यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है किस चीज़ के ऊपर, कार्ब्स के ऊपर, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर प्रोटीन के ऊपर ध्यान रखा जा रहा है, देन उसके बाद यहाँ पर हेल्दी फैट्स के ऊपर ध्यान रखा जा रहा है। और यही तीनों चीज़ें जो है एक मेन चीज़ होती है हमारे डाइट के अंदर। बट इसके बाद ये तो मैंने आपको बताया, ये सारे होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, है ना, जिसको हमने काफ़ी बार पढ़ा भी है। इसके बाद यहाँ पर आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो कि मल्टी वाइटामिन्स, मल्टी मिनरल्स वगैरह होते हैं, उसको भी ऐड करना ज़रूरी होता है। बट अब हम लोग बात करें इस पूरे के पूरे स्कीम की फंडिंग वगैरह कैसे होती है, कैसे पैसा खर्चा जाता है। तो यहाँ पर रूल्स के अंडर अगर हम लोग बात करें तो कितना पैसा लगभग पर बच्चे के ऊपर, एक मतलब पर चाइल्ड जो है प्राइमरी क्लास का एक बच्चा है तो उसके ऊपर 4.97 रुपीज़ जा रहा है एक बच्चे के ऊपर, और अपर प्राइमरी क्लास का बच्चा है तो उसके एक बच्चे के ऊपर यहाँ पर 7.45 रुपीज़ जा रहा है। लेकिन फिर उसके साथ साथ यहाँ पर यह भी बताया गया, ये जो पैसा है इसको शेयर किया जाता है किस बेसिस पर, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है और यूनियन गवर्नमेंट है, दोनों आपस में मिलकर यहाँ पर पैसे को शेयर करते हैं। जैसे 60:40 का रेशियो रहता है। अगर हम लोग बात करें, जैसे मान लो कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के अंदर अगर हम लोग बात करें तो 60% यहाँ पर हमारी केंद्र सरकार खर्चेगी और 40% राज्य सरकार।
उसके बाद यहाँ पर अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड वाला रीजन हो गया, तो यहाँ पर जो रेशियो रहता है वो 90:10 का रहता है। ठीक है, 90% यहाँ पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च रही है और 10% जो है हमारी स्टेट गवर्नमेंट खर्च रही है। क्लियर हुआ। और जो यूनियन टेरिटरीज वाले एरिया होते हैं, यूनियन टेरिटरी के अंदर जो सारा पैसा 100% तक का जो कॉस्ट है हमारी केंद्र सरकार ही खर्चती है। तो ये हो गया मिड डे मील प्रोग्राम का स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ। अब मिड डे मील प्रोग्राम के अंदर, इस स्कीम के अंदर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ चैलेंजेस हैं, वो क्या क्या हैं इसको समझते हैं। देखो इंडिया के अंदर, क्योंकि अभी यहाँ पर कर्नाटका ने ये स्टेप उठाया कि अंडे को ऐड करेंगे, एग को इसमें ऐड किया जाएगा, लेकिन इंडिया के अंदर जो डाइटरी चॉइसेस हैं वो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मतलब वाइड देखने को मिलेंगी। अलग अलग डाइट के हिसाब से अलग अलग चीज़ें जा रही हैं, प्लस आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। रिलीजियस कंजर्वेटिज्म देखने को मिलता है, रीजनल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से हर कोई एग को प्रेफर नहीं करता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो हमेशा सही जब जब ये बात की गई है एग्स को ऐड करने की, तब तब ये टॉपिक कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल टॉपिक बना है। उसके साथ साथ बताया गया बहुत कम राज्य हैं जो कि यहाँ पर एग्स को ऐड कर रहे हैं और एग्स के माध्यम से बेनिफिट्स दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं जो कि एग्स को ऐड करने से मना कर देते हैं अपने स्कूल लंच में, वो मना मतलब वो ऐड ही नहीं करते हैं। तो ये हमेशा से कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है, तो प्रॉब्लम्स रहा है एग्स को ऐड करने पर, ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। ठीक है, हमेशा से मतलब एग्स यार अपने आप में कंट्रोवर्सी में रहा है ना। अब होता क्या है यहाँ पर एग्स को लेकर, कोई कहता है वेज है, कोई कहता है नॉन वेज है। आपको याद होगा आज से हमने 3 महीने पहले लगभग पिछले साल दिसंबर के मंथ में एक एडिटोरियल पढ़ा था, मुझे वो याद आ गया एकदम से। ठीक है, वो ऑथर ने क्या लिखा था कि जो ये यहाँ पे ये एग्स हैं, अगर कोई अंडा नहीं खा रहा और वेजिटेरियन है कह रहा है मैं अंडा नहीं खा रहा हूँ और वो दूध पी रहा है, तो दूध क्यों पी रहा है। ठीक है, तो मतलब अगर हम लोग बात करें साइंटिफिकली तो कहीं ना कहीं बोला जाता है कि जो ये अंडे हैं वो यहाँ पर वेज है, लेकिन अब दूसरी तरफ से देखोगे तो उसको नॉन वेज की तरह यहाँ पर कंसीडर किया जाता है। तो ये अपने आप में हमेशा से ये कंट्रोवर्सी इसको लेकर रही है और आजकल तो ज़्यादा चलती है ये। अब बात करें चैलेंजेस के बारे में, तो मतलब ये अब चैलेंजेस किस चीज़ को लेकर हैं, वो चैलेंजेस हैं इस स्कीम को लेकर, मिड डे मील स्कीम को लेकर कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। सबसे पहला चैलेंज इस स्कीम के अंदर में आता है वो है करप्ट प्रैक्टिसेस। करप्शन बहुत ज़्यादा है। होता क्या है, पैसा आया है ताकि यहाँ पर एक अच्छा खाना दिया जा सके, लेकिन होता क्या है कभी कभी ऐसे इंस्टांसेस देखने को मिलते हैं कि प्लेन चपाती दे दी, नमक के साथ यहाँ पर दे दिया और यहाँ पर आप कह सकते हो दूध के अंदर बहुत सारा पानी मिला दिया और इसकी वजह से फूड पॉइजनिंग वगैरह वाली सिचुएशन देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो करप्ट प्रैक्टिसेस भी काफ़ी सारी होती हैं। जो पैसा दिया है वो कम खर्च के यहाँ पर बचा लिया जाता है और जो आप देख पाओगे इस प्रकार से खाना दे दिया जाता है एक बेकार सी क्वालिटी का, बताया कुछ और जाता है और दिया कुछ और जाता है। फिर उसके बाद दूसरा एक सबसे बड़ा चैलेंज इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर देखने को मिलेगा वो है कास्ट बायस और डिस्क्रिमिनेशन। जो फूड है, फूड बेसिकली यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो कास्ट सिस्टम के अंदर एक सेंट्रल पार्ट देखने को मिलेगा। मतलब कि देखो बहुत सारे स्कूल्स के अंदर क्या हो रहा है, बच्चों को अलग से बैठाया जाता है उनके कास्ट के स्टेटस के हिसाब से, कि अलग अलग कास्ट के हिसाब से बैठा दिया जाता है और उसके हिसाब से यहाँ पर फूड दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक कास्ट को लेकर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर में। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है वो है मीनेस ऑफ मैल न्यूट्रिशन। देखो माल न्यूट्रिशन क्या होता है, कुपोषण। आपको पता है कि बच्चे के अंदर जब एक न्यूट्रिशियस भरपूर खाना नहीं पहुंचा है तो वो माल न्यूट्रिशन वाली सिचुएशन हो जाती है। अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारी कंट्री के अंदर माल न्यूट्रिशन लगातार बढ़ रहा है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 ने ये बताया कि बहुत सारे राज्य हैं हमारे पूरे के पूरे देश के अंदर में, जो कि यहाँ पर आप देख पाओगे देखने को मिला है उन राज्यों के अंदर कि जो चाइल्ड माल न्यूट्रिशन है वो लगातार और भी बदतर होता जा रहा है और मतलब लोग जो बच्चे हैं उनको एक प्रॉपर खाना नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, और इंडिया आज के टाइम पर बात करें तो इंडिया के अंदर आपको दुनिया भर के जितने भी स्टंटेड बच्चे हैं उसके 30% बच्चे आपको भारत के अंदर देखने को मिलते हैं। ना केवल स्टंटेड ना, और साथ साथ वेस्टेड बच्चे भी आपको देखने को मिलते हैं। इसका मतलब क्या होता है आपको समझाता हूँ। बच्चा ग्रो हो गया, अब बच्चे की उम्र के हिसाब से उसकी हाइट बहुत कम है, तो वो भी कहीं ना कहीं माल न्यूट्रिशन का कारण है। फिर एक कंडीशन होती है बच्चे की एज के हिसाब से, उसकी हाइट कम है ये हो गया। फिर दूसरा बच्चे की एज के हिसाब से उसका वजन बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन हम लोग को देखने को मिलती हैं, चाइल्ड स्टंटेड और चाइल्ड वेस्टेज की। तो यहाँ पे आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा मतलब ये सारी जो कंडीशन है ये 5 साल से कम उम्र वाले बच्चे को अंदर देखी जाती है, मतलब उनके काउंट की जाती है। तो यहाँ पे जब इंडिया की बात करते हैं तो स्टंटेड चिल्ड्रन का जितना भी डेटा है उसका 30% सिर्फ भारत के अंदर है। और इसी प्रकार से जो वेस्टेड चिल्ड्रन है, ठीक है, अंडर द 5 ईयर्स, तो इसका जितना भी डेटा है दुनिया भर का उसका 50% आपको भारत के अंदर देखने को मिलेगा। मतलब भारत के अंदर ये मालन्यूट्रिशन जो है, इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें डायरेक्टली तो वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। एक सबसे बड़ा चैलेंज ये हो जाता है। और उसके बाद एक अगला चैलेंज देखने को मिलेगा वो है ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2021। जब आप लोग 2021 की इस न्यूट्रिशन रिपोर्ट को देखते हो,
इस रिपोर्ट ने बताया कि इंडिया के अंदर कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है एनीमिया और चाइल्ड वेस्टिंग को लेकर। एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिससे कि लगभग हर एक वीमेन को छोड़कर दूसरी वीमेन सफर कर रही है इंडिया के अंदर। एनीमिया यहाँ पर क्या है, एनीमिया के अंदर क्या होता है, देखो बॉडी के अंदर आयरन की कमी हो जाती है, ब्लड की कमी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे बताया गया ओवर हाफ ऑफ इंडियन वीमेन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 टू 49 ईयर्स आर एनीमिक, मतलब कि जितने भी इंडिया के अंदर आपको औरतें देखने को मिलती हैं आधे से ज़्यादा, मतलब आधे से ज़्यादा जिनकी उम्र 15 से लेकर 50 के बीच में है वो यहाँ पर एनीमिया से सफ़र कर रही हैं। फिर उसके बाद एक और पॉइंट आता है यहाँ पे, वो आता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जब 2021 का हम लोग डेटा देखते हैं तो इंडिया की जो रैंक है वो यहाँ पर 101 के अंदर पहुँच चुकी है, मतलब 101 पोजीशन पर पहुँच चुकी है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। क्लियर हुआ? इंडिया की रैंक हुई है, इंडिया हैज स्लिप टू 101 पोजीशन इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। मतलब 100, अब ये देखो इससे कंपेयर करो, 116 कंट्री में से रैंक है भारत की 101, मतलब बिल्कुल बॉटम में। और उसी के साथ साथ ये जो डेटा है ये तो 2021 का है। अगर हम लोग 2020 का डेटा देखें तो भारत की रैंक 94 हुआ कर दी थी, मतलब सिचुएशन और ख़राब हुई है, 2020 से भी ख़राब हुई है सिचुएशन 2021 के अंदर, आप ऐसा कह सकते हो। आगे बढ़ते हैं, तो ये कुछ हमारे पास डेटा था। आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये पूरी स्कीम अच्छे समझ में आ चुकी है, ये इशू क्या है। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सिंपली इसको आप लोग जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से रिलेट कर सकते हो। ओडिशा का एक फॉरेस्ट है जिसका नाम है बरबरा फॉरेस्ट। अब बरबरा फॉरेस्ट को इको टूरिज्म के अंदर ऐड किया जा रहा है, तो डिस्कस करेंगे बरबरा फॉरेस्ट के बारे में काफ़ी सारी बातें। डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे हैं तो अगेन यहाँ पर द हिंदू के अंदर इस पूरे आर्टिकल को डिटेल में कवर किया गया है, वहीं से मैंने इस आर्टिकल को उठाया। नाउ ये जो बरबरा फॉरेस्ट है ओडिशा के अंदर, इसको हम लोग ओपन करने वाले हैं पब्लिक के लिए अगले टूरिस्ट सीजन के लिए। यहाँ पर आप कह सकते हो सितंबर 2022 से इसको ओपन कर दिया जाएगा, मतलब टूरिस्ट सीजन के लिए ओपन किया जाएगा। यहाँ पर आओ घूमो, आराम से यहाँ पर घूमा जा सकता है, प्लस यहाँ पर इस पूरे फॉरेस्ट को एक प्रोटेक्शन दी जा सकती है। नाउ ये जो फॉरेस्ट है ये कहीं ना कहीं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट बोला जाता है। इनफैक्ट यहाँ पे ध्यान रखना, बरबरा फॉरेस्ट को एशिया का लार्जेस्ट टीक और साल फॉरेस्ट बोला जाता है। यहाँ पर टीक वुड और साल सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो ये इंडिया का, पूरा एशिया का एक लार्जेस्ट टीक और सालवुड फॉरेस्ट आपको देखने को मिलता है। क्लियर हुआ? प्लस इस फॉरेस्ट के अंदर आपको सीआरपीएफ मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का प्रोटेक्शन भी देखने को मिलेगा। ये पुलिस फोर्स क्या कर रही है यहाँ पर आगे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इस फॉरेस्ट के अंदर एक बहुत बड़ी कमी भी देखने को मिल जाती है। पहले हम लोग कुछ डेटा देखते हैं बरबरा फॉरेस्ट को लेकर। तो बरबरा फॉरेस्ट आज के टाइम पर लगभग 870 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है। ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? ओडिशा के अंदर देखने को मिलेगा। ओडिशा में चिलिका लेक के पास में, अगर हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन देखें तो ओडिशा के अंदर चिलिका लेक हुई यहीं पे पास में ही आपको ये बरबरा फॉरेस्ट देखने को मिल जाएगा। नाउ ये जो ओरिजिनल बरबरा फॉरेस्ट है इसके अंदर आपको साल वेजिटेशन देखने को मिलता है, साल की लकड़ियाँ पाई जाती है, साल का पेड़ आपको देखने को मिलेगा। प्लस इसके साथ साथ और भी बहुत सारी स्पीशीज़ प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि पियासल, फिकस, अर्जुन, अशोका, कासी। उसके बाद जो टीक प्लांटेशन एक्टिविटीज़ है वो भी यहाँ पर देखने को मिलती है, मतलब टीक का प्लांटेशन बहुत ज़्यादा होता है। और टीक का प्लांटेशन कोई नया नहीं है, इसको लाया गया था ब्रिटिश फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के थ्रू 1910 के अंदर में। आज के टाइम पर जितने भी ये प्लांटेशन है जो भी यहाँ पर किया जा रहा है ये आपको सिर्फ और सिर्फ वैलीज और फुट हिल्स पर देखने को मिलेगा, नीचे की साइड नहीं है, रॉकी एरियाज में नहीं देखने को, जहाँ पे चट्टान वाला एरिया है वहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा, पत्थर वाला एरिया नहीं देखने को मिलेगा। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वैली और फुट हिल्स के ऊपर ये प्लांटेशन किया जा रहा है। क्लियर हुआ? बाकी बरबरा फॉरेस्ट के बारे में और भी कुछ फैक्चुअल डेटा है, जैसे यहाँ पर कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं और कौन से जानवर पाए जाते हैं। पेड़ पौधे के बारे में अगर हम लोग बात करें, फ्लोरा के बारे में बात करें, तो बरबरा फॉरेस्ट के अंदर ये बेसिकली एक ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलता है। इसके अंदर प्लांट्स, फर्न्स, हर्ब्स, कुछ जड़ी बूटियाँ वगैरह भी पाई जाती हैं। उसके साथ फौना की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली हिस्टोरिकली अगर हम लोग बात करें, ऐतिहासिक रूप से बोला जाता है कि बरबरा फॉरेस्ट टाइगर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करता था, टाइगर्स पाए जाते थे। लेकिन अभी हमारे पास कोई भी ऐसा क्लियर कट डेटा नहीं है कि आज भी टाइगर्स वहाँ पर अवेलेबल हैं या नहीं है। प्लस यहाँ पर टाइगर के अलावा सांबर, डियर, माउस डियर और बाइसन जैसे जानवर पाए जाते हैं। प्लस बरबरा फॉरेस्ट यहाँ पे आज के टाइम पर बहुत सारी बर्ड्स का, बहुत सारी चिड़िया का आपको वहाँ पे प्रजातियाँ देखने को मिलेंगी। और जो बर्ड्स हैं बेसिकली वो कौन कौन सी देखने को मिलेंगी, जैसे कि स्कैली बिलाइट ग्रीन वुड पैकर हो गया, हिमालयन ट्री पाई हो गया, उसके बाद यहाँ पर मराहता वुड पैकर हो गया, रफस वुड पैकर्स हो गए, लॉन्ग टेल्ड मिनी वेट, ये सारे यहाँ पर बर्ड्स पाई जाती हैं। इनकी प्रजातियाँ अलग अलग यहाँ पे बरबरा फॉरेस्ट में देखने को मिलती हैं। अब बरबरा फॉरेस्ट पर एक लोकल ट्राइब भी देखने को मिलती है, एक आदिवासी यहाँ पर ट्राइब, एक कम्युनिटी आपको देखने को मिलेगी, वो यहाँ पर है सबारा ट्राइब। ठीक है, सबारा ट्राइब और भी कुछ यहाँ पर एथनिक ओडिया कम्युनिटीज़ पाई जाती हैं।
प्लस यहाँ पे सीआरपीएफ को क्यों डिप्लॉय किया गया, मैंने आपको बताया ना कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को आज के टाइम पर तैनात कर रखा है बरबरा फॉरेस्ट के अंदर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बरबरा फॉरेस्ट के अंदर लकड़ियों का ये स्मगलिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। बहुत बड़ी बड़ी आर्म्ड गैंग्स होती हैं जो कि यहाँ पर स्मगलिंग करती है बहुत ज़्यादा मात्रा में। इससे क्या हो रहा है, इससे यहाँ पर एनवायरमेंट को काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर उसी पूरे फॉरेस्ट को एक प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पर सीआरपीएफ को भी तैनात कर रखा है। अब बात करते हैं, क्योंकि इस पूरे फॉरेस्ट को इको टूरिज्म के लिए सेट कर लिया गया है। सितंबर 2022 से इको टूरिज्म स्टार्ट हो जाएगा। नाउ फाइनली समझते हैं आखिरकार ये जो कॉन्सेप्ट है इको टूरिज्म का, ये क्या है। देखो, इको टूरिज्म को हम लोग डिफाइन करते हैं एज अ रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल टू नेचुरल एरियाज। मतलब कि मान लो आप घूमने जा रहे हो तो उसके जगह के प्रति आपके ऊपर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप उस एरिया को एक प्रोटेक्शन एरिया की तरह देखने वाले हो। वहाँ पर कोई भी एक तरीके से गड़बड़ी नहीं क्रिएट करोगे, वहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया के एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे, वहाँ के लोकल पीपल के वेलबींग के ऊपर काम करोगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये इको टूरिज्म का कॉन्सेप्ट आता है। बेसिकली यहाँ पर इको टूरिज्म क्या करता है, ट्रैवलर्स को और ज़्यादा इंकरेज करता है कि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन दें, वहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ के प्रति कंट्रीब्यूट करें। ठीक है, तो ये यहाँ पर मेजर फोकस होता है हमारा इको टूरिज्म का, उस एरिया को बचाने के लिए। इको टूरिज्म बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो कि मतलब पूरी तरह से रोकता है, यहाँ पे कहता है कि भाई आप किसी चीज़ को छुओ मत, ठीक है, और चीज़ों के साथ फेयरली आप ट्रीट करो, और मतलब आपकी वजह से एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। प्लस वो जो एरिया है जहाँ पर आप घूमने जा रहे हो वो एरिया को आपको स्पॉइल नहीं करना है। ये बेसिकली यहाँ पर प्रोसेस रहता है इको टूरिज्म का। तो इसके लिए अभी यहाँ पर इको टूरिज्म ओपन किया जाएगा, टूरिस्ट जाएंगे लेकिन पूरी चीज़ों का ध्यान रखेंगे बरबरा फॉरेस्ट के अंदर। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है और डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि जीएस पेपर 1 के अंदर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का एक टॉपिक आपको देखने को मिल जाता है। आर्टिकल के अंदर बात की गई है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बी आर अम्बेडकर के बारे में। बी आर अम्बेडकर जी के बारे में काफ़ी सारा डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि अभी अम्बेडकर जयंती 2022 को हम लोगों ने देखा है ना। तो क्या हुआ, हमारे पूरे देश ने अभी 131वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी है बी आर अम्बेडकर जी की। कब? 14 अप्रैल 2022 के अंदर। जो डॉक्टर अम्बेडकर साहब हैं ये कौन थे, मैं आपको बताता हूँ। मतलब इनके बारे में आप देख पाओगे, एक इंस्पिरेशन सा निकलता है कि हाँ यार, कि मतलब कि इतना ज़्यादा मतलब इनके पास डिग्रीज़ वगैरह आपने सुना भी होगा, मतलब ऐसी ऐसी डिग्रीज़ है जो कि लोगों ने आज तक सुना भी नहीं होगा। अगर हम लोग बात करें अम्बेडकर साहब के बारे में, तो अम्बेडकर जी का जो जन्म है ये मैंने आपको बताया कि बेसिकली अभी यहाँ पर उनका बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया है 131st बर्थ एनिवर्सरी को। तो 131वीं बर्थ एनिवर्सरी थी जो कि 14 अप्रैल को अभी सेलिब्रेट करी गई है। प्लस यहाँ पर बोला गया ये बेसिकली यहाँ पर एक सोशल रिफॉर्मर थे, जूरिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, ऑथर थे, पॉलीग्लॉट थे। पॉलीग्लॉट का मतलब यहाँ पर ऐसे व्यक्ति जो कि बहुत सारी भाषाओं के बारे में जानते हों। ठीक है, प्लस यहाँ पर थिंकर थे ऑफ कंपैरेटिव रिलीजन्स, स्कॉलर भी यहाँ पर देखने को मिलते थे। अम्बेडकर जी का यहाँ पर एक कोट है, वो कोट क्या है, आई लाइक द रिलीजन दैट टीचेस लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। ठीक है, यहाँ पर मैं उस रिलीजन को पसंद करता हूँ जो कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी की तरफ यहाँ पर काम करता है। अब मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग बताता हूँ। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था 1891 में। कहाँ पर? माओ के अंदर, जो कि आज के टाइम पर मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। हमारे अम्बेडकर जी को फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, और ये इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर भी थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर हमारे अम्बेडकर जी थे। प्लस यहाँ पर ये चेयरमैन भी थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, जो भी हमारा नया कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उसके लिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी बैठी थी उसके चेयरमैन भी थे ये। प्लस उसके बाद यहाँ पर ये जाने जाते हैं स्टेट्समैन की तरह, जिन्होंने यहाँ पर दलित्स के हकों के लिए काफ़ी सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। प्लस जो भी सोशली बैकवर्ड क्लासेस थे उनके लिए यहाँ पर काफ़ी सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं अम्बेडकर जी ने। साथ साथ बताया गया इन्होंने महद सत्याग्रह स्टार्ट किया था मार्च 1927 में कुछ हिंदूज़ के अगेंस्ट में। और वो कुछ हिंदूज़ कौन से थे? वो यहाँ पर वो लोग थे जो कि बेसिकली क्या कर रहे थे, कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर रहे थे। ठीक है, जो कि यहाँ पर वो हिंदूज़ ऐसे थे जो कि म्यूनिसिपल बोर्ड के डिसीजन को अपोज कर रहे थे। तो हिंदूज़ ने क्या कह रहा, म्यूनिसिपल बोर्ड के डिसीजन को अपोज किया, तो यहाँ पर इन्होंने महद सत्याग्रह को स्टार्ट किया। लेकिन अब ये जो कुछ लोग थे वो क्या कर रहे थे, मतलब म्यूनिसिपल बोर्ड का डिसीजन क्या था जिसको यहाँ पर मतलब जिसके अगेंस्ट में ये पहुँचे। तो 1926 की बात है, म्यूनिसिपल बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र इन्होंने एक ऑर्डर पास किया। ऑर्डर यहाँ पर पास ये किया कि जो टैंक्स होते हैं वो टैंक सभी के लिए ओपन रहेंगे, मतलब जो वाटर टैंक होते हैं, पानी वाले टैंक जो हैं वो सभी के लिए ओपन रहेंगे। इससे पहले क्या हुआ करता था, जो अनटचेबल्स होते थे उनके लिए पानी का टैंक अलाउ नहीं किया जाता था कि वो लोग यूज़ कर पाएँ। तो इनको अलाउ किया गया, तो उसके से कुछ लोग अगेंस्ट में गए। तो यहाँ पर जो हमारे अम्बेडकर साहब है वो यहाँ पर महद सत्याग्रह को लेकर आए। प्लस अम्बेडकर साहब ने पार्टिसिपेट किया
किसके अंदर, तीनों के तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के अंदर में। फिर 1932 के अंदर अंबेडकर साहब ने साइन किया है एक पूना पैक्ट, हमारे महात्मा गांधी जी के साथ में इस पैक्ट को साइन किया गया, ठीक है, जिस पैक्ट ने क्या किया, जो कि यहाँ पे जो डिप्रेस्ड क्लासेस हुआ करती थी उनके लिए जो अलग अलग इलेक्टोरेट्स हुआ करते थे, उन आइडिया को यहाँ पर खत्म कर दिया था इस पैक्ट के माध्यम से। प्लस उसके बाद यहाँ पर अंबेडकर साहब ने रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट ऐड किया। जो सीट्स है वो रिजर्व करी गई डिप्रेस्ड क्लास के लिए, जो मतलब सीट्स रखी गई थी, रिजर्व रखी गई थी, उसको बढ़ा दिया गया। पहले 71 सीट्स थी रिजर्व क्लासेस के अंदर, फिर उसको बढ़ाकर 147 कर दिया गया था प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में, ये यहाँ पर बताया गया। आगे बात करते हैं। फिर 1936 के अंदर इनको इलेक्ट किया गया बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर एज अ लेजिस्लेटर। देन उसके बाद इनको अपॉइंट किया गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय एज अ लेबर मेंबर इन 1942। देन 1947 में डॉक्टर अंबेडकर साहब ने एक्सेप्ट किया हमारे प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी का जो इन्विटेशन था वो। अब जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे, इन्होंने क्या इन्विटेशन दिया था, इन्होंने यहाँ पर इन्विटेशन ये दिया था कि अंबेडकर साहब आएँ और मिनिस्टर ऑफ लॉ बने, ठीक है, इनके पहले कैबिनेट के अंदर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और पहले लॉ मिनिस्टर बने भी थे हमारे अंबेडकर जी। साथ साथ क्या हुआ, फिर कुछ टाइम बाद आप देख पाओगे ये रिज़ाइन कर देते हैं इस कैबिनेट से 1951 में। कुछ डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं हिंदू कोड बिल को लेकर, तो हिंदू कोड बिल के बेसिस पर इसके डिफरेंसेस जब क्रिएट हुए तो उसके बेसिस पर अंबेडकर साहब रिज़ाइन कर देते हैं। देन उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं बुद्धिज़्म के अंदर। देन लास्ट में इनकी डेथ होती है 6 दिसंबर 1956 के अंदर में। इनको अवार्ड दिया गया है, एक हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया था, लगभग आप कह सकते हो 1990 के अंदर। तो आप लोग ये सारी बातें ध्यान रख सकते हो, अंबेडकर जी के बारे में इंपॉर्टेंट है। अब यूपीएससी ने इसी को देखते हुए एक क्वेश्चन पूछा था 2012 के अंदर, एक क्वेश्चन पूछा था, वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज वर एस्टेब्लिश्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कौन सी पार्टी को एस्टेब्लिश किया था? तो इसका ऑप्शन ए है द पीसेंट एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, ऑप्शन 2 है ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ऑप्शन 3 है द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो इसमें से बताना है कौन सा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन यहाँ पर ए है 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी 2 and 3, ऑप्शन सी 1 and 3, ऑप्शन डी 1, 2 and 3। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी देखने को मिलेगा, दूसरा और तीसरा यहाँ पर ये करेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ये दो पार्टीज़ यहाँ पर एस्टेब्लिश करी गई थी बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ चुका है, यहाँ पर भी काफ़ी सारी बातें आपको जानने को मिलेंगी। जीएस पेपर 3 डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इसको रिलेट कर सकते हो। बात की गई है कि भारत ने अपना पहला एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की टेस्टिंग कर ली है, जिसका नाम है हेलिना। आप देख पाओगे इस एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर से इस हेलिना मिसाइल की टेस्टिंग करी गई है। आगे इसके बारे में काफ़ी सारी बातें आपको जानने को मिलेंगी। आप देख पाओगे इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, हेलिना मिसाइल टेस्टेड फायर अगेन ऑन डे 2 दिस टाइम फ्रॉम हाई ऑल्टीट्यूड रीजन। तो मतलब अब की बार और भी ज़्यादा ऊंचाई से इसको मतलब टेस्ट किया गया था। इसको लेकर एक वीडियो ट्विटर पर डीआरडीओ ने खुद डाली है। डीआरडीओ ने आप देख पाओगे ऑफिशियली ट्विटर पर ये ट्वीट भी किया है इस चीज़ को लेकर। 12 अप्रैल 2022 को ये ट्वीट किया गया था। ये आर्टिकल मैंने लगा दिया है। अब स्टार्ट करेंगे डिस्कशन को। पहले हम लोग चलते हैं कुछ बेसिक्स के ऊपर। बेसिक्स क्या है कि देखो, इंडिया ने सक्सेसफुली इस मिसाइल की टेस्टिंग करी है। ये जो मिसाइल है ये खुद का बनाया हुआ है हमारा, ठीक है, एंटी टैंक मिसाइल गाइडेड, जिसको हम लोग ATGM के नाम से जानते हैं, ATGM हेलिना। एंटी टैंक का मतलब है कि दुश्मन का जो टैंकर होगा उसको उड़ाने के लिए ये मिसाइल काफ़ी यहाँ पर मददगार रहने वाला है। ये क्या करेगा, ये हम लोग इसको हेलीकॉप्टर से लॉन्च कर सकते हैं किसी टैंक के ऊपर। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। अब हेलिना के बारे में और ही बात जान लो। ATGM मैंने समझा दिया, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ये। हेलिना जो है एक 3rd जनरेशन का फायर एंड फॉरगेट क्लास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। मतलब कि यहाँ पर आपने छोड़ा और इसको भूल जाओ। और कहाँ से लॉन्च करते हैं इसको? हम लोग एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर से लॉन्च करते हैं। जैसा मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाया था, इसको अभी हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया गया है, टेस्टिंग करी गई है। तो हेलीकॉप्टर से इसको लॉन्च किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्लस इसको डेवलप किया गया DRDO के थ्रू, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरीज के थ्रू। क्योंकि DRDO की आपको अलग अलग लेबोरेटरीज देखने को मिलेंगी। तो एक है DRDL, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, हैदराबाद की है। तो यहाँ पर इन्होंने डेवलप किया। उसके साथ साथ जो ये हेलिना वेपन सिस्टम है, ये आपको ध्यान रखना है। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हेलिना वेपन सिस्टम है इसको डिज़ाइन किया गया हमारे इंडियन आर्मी के लिए। ये इंडियन आर्मी के लिए यूज़ किया जाएगा, मतलब इंडियन आर्मी इसको यूज़ करेगी। और इसी प्रकार का जो वर्जन है हेलिना का ही तरह यहाँ पर एक और वर्जन है जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए तैयार किया गया है, जिसका नाम है ध्रुवस्त्र। ठीक है, तो ध्रुवस्त्र जो है वो इंडियन एयरफोर्स के लिए और हेलिना इंडियन आर्मी के लिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हेलिना के कुछ और फीचर्स है, इसको भी कवर कर लेते हैं। जैसे कि जो ये पूरा का पूरा हेलिना सिस्टम है ये ऑल वेदर डे एंड नाइट कैपेबिलिटी रखता है। मतलब कि कैसा भी वेदर हो
या फिर दिन हो या फिर रात हो, हर एक प्रकार के वेदर के अंदर ये एनिमी के टैंक को उड़ा सकता है, दुश्मन के टैंक को उड़ा सकता है, चाहे कैसा भी वेदर हो, दिन हो रात हो या फिर वेदर खराब हो, इस मिसाइल को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। प्लस ये जो मिसाइल है ये यहाँ पर आप कह सकते हो टारगेट कर सकता है बोथ डायरेक्ट हिट मोड और साथ ही साथ टॉप अटैक मोड, दोनों यहाँ पर कर सकता है। प्लस इस मिसाइल की जो रेंज है वो मैक्सिमम 7 किलोमीटर की है। 7 किलोमीटर की दूरी तक का टारगेट जो है ये अपनी तरफ से बहुत आराम से हिट करेगा। और हेलिना के साथ साथ एक और मिसाइल का चर्चा होती है, वो है नाग। तो नाग और हेलिना दोनों जो मिसाइल हैं, दोनों आज के टाइम पर एंटी टैंक मिसाइल है, जिसको डीआरडीओ ने खुद डेवलप किया है, हमारे कंट्री ने खुद इसको बनाया है। क्योंकि आज के टाइम पर हम फोकस ये कर रहे हैं कि हम लोग चीज़ों को खुद डेवलप करें, खासकर डिफेंस इक्विपमेंट्स को। तो ये जो नाग मिसाइल और हेलिना दोनों को भारत ने डेवलप किया। नाग मिसाइल क्या है, तो नाग मिसाइल भी एक एंटी टैंक मिसाइल है, ये भी दुश्मन के टैंक को उड़ाने में मदद करती है। लेकिन इसको लॉन्च किया जाता है कॉम्बैट व्हीकल से, या फिर आप कह सकते हो इसको टैंकर से लॉन्च करेंगे। ये हमारी नाग मिसाइल हो गई। लेकिन जो हेलिना मिसाइल है इसको हम किससे लॉन्च करते हैं, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर से। क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इस मिसाइल का इंपॉर्टेंस क्या रहेगा, क्या इसका यहाँ पर मतलब फ़ायदा मिलेगा भारत को। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भारत ने सेल्फ रिलायंसी की तरफ यहाँ पर अचीवमेंट पाया है। क्योंकि मैंने जैसा बार बार बोला है, इस मिसाइल को हमने खुद डेवलप किया, तो इसका मतलब यह है कि हम लोग डिफेंस सेक्टर में काफ़ी ग्रो कर रहे हैं। नाउ ये जो सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट हुआ है हेलिना का, इसका मतलब इतना इंपॉर्टेंस हो चुका है कि भारत लगातार अपने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पे ग्रो कर रहा है। और भारत ने, आपको पता होगा, पहले भी काफ़ी सारी लिस्ट, अभी मैंने आपको रिसेंटली थर्ड पॉजिटिव लिस्ट के बारे में पढ़ाया था। फर्स्ट सेकंड थर्ड लिस्ट हम लोग लेकर आ चुके हैं, जहां पे हमने बहुत सारे मिलिट्री सिस्टम, जो हथियार हैं, वेपन्स हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, उनको हमने डिसाइड किया कि हम लोग अलग अलग देशों से जो परचेज कर रहे थे वो अब हम कभी नहीं परचेज करेंगे। ये हमने पहले इसके ऊपर फोकस कर लिया था, आपको पता होगा, है ना। तो इसी को लेकर हम लोग अलग अलग लिस्ट लेकर आ रहे हैं। अब परचेज नहीं करेंगे दुनिया भर से, तो क्या करेंगे, उसको हम लोग खुद अपने कंट्री के अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं। मतलब कंट्री के अंदर खुद इसका प्रोडक्शन करेंगे, कंट्री के अंदर खुद बनाएंगे। उसी प्रकार से आप देख पाओगे ये जो हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ये भी भारत को हेल्प करेगी। अब पहले हम लोग जब इंपोर्ट कर रहे थे इसको, तो ऑब्वियसली बात है हमारी कंट्री से पैसा भी जा रहा था। अब लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम इसको खुद बनाएंगे और हमारी आर्म्ड फोर्सेस को ये हेल्प करेगा। प्लस एक्स्ट्रा हम लोग बना के एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं दुनिया भर को। तो इसका यहाँ पर पहला ये फायदा हुआ। दूसरा यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस लिख लो। इसको इंपॉर्टेंस है दूसरा, रिडक्शन इन आर्म्स इंपोर्ट। वही सिंपल सी बात है। देखो हम लोग बात करें तो पहले तो हम बहुत सारा सामान मंगाया करते थे, बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स मंगाया करते थे दुनिया भर की कंट्रीज से, रशिया, यूएसए, इन सब से। बट अभी यहाँ पर इसके अंदर रिडक्शन हो रहा है, लगातार धीरे धीरे हम लोग कम करते जा रहे हैं, क्योंकि खुद अपने आप डेवलप करना सीख चुके हैं हम लोग। क्योंकि यहाँ पर एक रिपोर्ट ने भी इस चीज़ को कंफर्म कर दिया, जो कि सिप्री की रिपोर्ट है। सिप्री बोले तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसने यहाँ पर हाईलाइट किया कि जो 11% जो दुनिया भर के आर्म सेल्स होते हैं वो सब भारत के थ्रू खरीदे गए थे 2021 में। लेकिन अब यहाँ पर इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर भारत काम कर रहा है। अब यहाँ पर लगातार जो इम्पोर्ट है वो हमारा कम होता हुआ चला जाएगा। क्लियर हुआ। अब फटाफट यहाँ पर अगर आपने वीडियो अच्छे से सुना है तो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। पहला क्वेश्चन यह है, दो प्रकार के आपको सेल्स देखने को मिलते हैं। 2 टाइप्स ऑफ सेल्स यहाँ पर रेटिना के अंदर, आंख के अंदर डिटेक्ट करे जाते हैं। ठीक है, अब वो सेल्स कौन कौन से हैं। देखो पहला सेल ये है जो कि हेल्प करता है, यहाँ पे हमें बताता है लाइट और डार्क, मतलब जो कलर है, कलर के अंदर लाइट और डार्क बनाए, उसके अंदर बीच में यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट करता है। तो वो पहला सेल कौन सा है, उस सेल का नाम बताना है। दूसरा सेल कौन सा है, जो कि यहाँ पर कलर को डिटेक्ट करने का काम करता है। क्लियर हुआ। दूसरा यहाँ पर पॉइंट आप देख पाओगे, दूसरा क्वेश्चन ये बोला गया कि अभी कौन सा राज्य है जिसने ये बोला कि मिड डे मील स्कीम के अंदर हम लोग एग्स को, अंडे को प्रोवाइड करवाने वाले हैं स्कूल चिल्ड्रंस के लिए। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, डैश, यहाँ पर एक आप कह सकते हो कि फॉरेस्ट है ओडिशा के अंदर में, जिसको हम लोग ओपन करने वाले हैं इको टूरिज्म के लिए सितंबर 2022 से। तो उस फॉरेस्ट का नाम बताना है। अगला क्वेश्चन, जो नेशन है हमारे पूरे देश ने सेलिब्रेट किया है अभी 131st बर्थ एनिवर्सरी हमारे बी आर अम्बेडकर जी की, वो कौन से तारीख को सेलिब्रेट की गई है, वो तारीख आपको बतानी है। अगला क्वेश्चन, जो हेलिना वेपन सिस्टम है इसको डिज़ाइन किया गया है हमारी कौन सी आर्मी के लिए, आपको ये बताना है। प्लस इसी प्रकार का एक वर्जन है जो कि हमारी इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाया गया है, उस वर्जन का नाम बताना है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर आई होप आप इन सभी क्वेश्चन को समझ गए होंगे और इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने आपको आगे प्रोवाइड करवा दें, चाहो तो यहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हो, अदरवाइज खुद सॉल्व करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब फटाफट चलते हैं हम लोग अपने रिवीजन की तरफ, अपने ओवरव्यू की तरफ कि हमने क्या क्या पढ़ा है, ताकि आप लोग चीज़ों को थोड़ा अच्छे से माइंड में कैप्चर कर पाओ। क्योंकि वीडियो लेंथी होता है, काफ़ी सारे आर्टिकल्स हम डिस्कस करते हैं, दैट इज़ वाई रिवीजन भी इंपॉर्टेंट बन जाता है।
तो हमने पहला आर्टिकल डिस्कस किया कलर ब्लाइंडनेस के बारे में, क्या होता है कलर ब्लाइंडनेस। इंडियन एक्सप्रेस ने इस आर्टिकल को डिटेल से कवर किया। हमने समझा यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक डायरेक्शन दिया है एफटीआई को कि भाई यहाँ पर जो कलर ब्लाइंडनेस से सफ़र कर रहे हैं उनको भी कोर्सेज के अंदर लेकर आओ। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, नॉर्मल आई और कलर ब्लाइंडनेस में क्या डिफरेंस होता है, प्लस यहाँ पर दो सेल्स होते हैं रेटिना के अंदर, मैंने आपको बताया, एक होता है रॉड, एक होता है कॉन, जो कि यहाँ पर लाइट और डार्क के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है, और एक यहाँ पर कलर को डिटेक्ट करने का काम करता है। अब कॉन्स के भी 3 प्रकार होते हैं, वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। देन उसके बाद एक स्ट्रक्चर कवर किया। देन कलर ब्लाइंडनेस के बारे में हम लोगों ने समझा, जो कलर ब्लाइंडनेस है इसके अंदर इंसान जो है कलरिंग की अच्छे से रिकग्निशन नहीं कर पाता, उसको पहचान नहीं पाता, उसमें काफ़ी सारी कन्फ्यूजन क्रिएट होती रहती हैं। इसके पीछे के कई सारे कारण हैं, मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है, प्लस यहाँ पर आप देख सकते हो जब वो जन्म लेता है तो उसके बेसिस पर यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस उसके बॉडी के अंदर हो सकता है। ये जेनेटिकली पास होता रहता है, ये हमने कवर किया। प्रॉपर कोई ट्रीटमेंट इसका भी है नहीं, आप स्पेशल कॉन्टैक्ट लेंस या कलर फिल्टर ग्लासेस यहाँ पर वेयर कर सकते हो इसको थोड़ा टैकल करने के लिए। अदरवाइज यहाँ पे बताया गया जो कुछ रिसर्चेस हैं वो रिसर्चेस ये बताते हैं कि अगर जीन रिप्लेसमेंट कर लिया जाए तो इसकी वजह से यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस ठीक हो पाएगा। फिर मैंने आपको बताया कि कलर ब्लाइंडनेस से आज के टाइम पर मेन जो है वो ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द वेमेन। दुनिया भर के अंदर लगभग 300 मिलियन पीपल हैं जो कि कलर विजन डेफिशिएंसी से सफ़र करते हुए नज़र आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में मिड डे मील स्कीम के बारे में हमने कवर किया। हमने ये देखा कि अभी कर्नाटका एक ऐसा राज्य बन रहा है जो कि यहाँ पर डिसाइड कर चुका है कि हम लोग मिड डे मील स्कीम के अंदर अंडों को प्रोवाइड करवाएंगे स्कूल के बच्चों को। फिर उसके बाद मिड डे मील स्कीम को समझा। मिड डे मील स्कीम का फोकस यही है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर बच्चे जा रहे हैं क्लास 1 to 8 करके बच्चे जो होंगे उनको हम लोग दिन में खाना प्रोवाइड करवाएंगे स्कूल के अंदर में। ये जो मिड डे मील स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आती है, इसको कवर किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर ये जाना कि इस स्कीम के अंदर में लगभग 11.80 करोड़ स्टूडेंट्स को जो चिल्ड्रंस हैं उनको यहाँ पर कवर किया गया है, प्लस इसकी जो फंडिंग है वो अलग अलग प्रकार से होती है। फिर हमने डिस्कस किया प्राइमरी और अपर प्राइमरी क्लास वाले बच्चों के लिए क्या क्या फूड ग्रेन्स रखे गए हैं, ठीक है, वो सब हमने यहाँ पर इसके अंदर कवर किया। देन उसके बाद मिड डे मील स्कीम के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो हम लोगों ने कवर किया है। देखो इंडिया के अंदर सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप ऐड कर रहे हो तो ऐड करने पर काफ़ी सारे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। काफ़ी सारे स्टेट्स अलाउ करते हैं एग्स को ऐड करना, काफ़ी सारे स्टेट्स नहीं करते हैं। फिर हमने चैलेंजेस को डिस्कस किया। देखो काफ़ी सारा करप्शन इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर देखने को मिल जाता है। फिर उसके बाद माल न्यूट्रिशन मतलब कि कुपोषण वही आज के टाइम पर काफ़ी सारा बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो वो भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ है। प्लस ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट को जब हम लोग कवर करते हैं तो इसके अंदर भारत की हालात कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर मतलब आधे से ज़्यादा जो विमेन है वो एनीमिया से सफ़र कर रही हैं। फिर उसके बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स को देखें तो 2021 के अंदर भारत की रैंक 116 में से 101 आई है और 2020 में भारत की रैंक 94 थी। तो आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हो कि हर तरीके से जो हंगर है या फिर माल न्यूट्रिशन है, कुपोषण है, वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये सारे चैलेंजेस बन जाते हैं मिड डे मील स्कीम के अंदर में। उसके बाद अगले पर्टिकुलर आर्टिकल में हमने डिस्कस किया कि ओडिशा का एक बरबरा फॉरेस्ट है जिसको इको टूरिज्म की तरफ लेकर हम लोग जा रहे हैं। सितंबर 2022 से यहाँ पर इको टूरिज्म को अलाउ किया जाएगा। अभी जो बरबरा फॉरेस्ट है ये ओडिशा के अंदर है। यहाँ पर मैंने आपको समझाया लगभग चिलिका लेक के पास में आप लोग को ये देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो प्लांटेशन है वो साल और टीक का प्लांटेशन सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिल जाता है। हमने लोकेशन को देखा। फिर उसके बाद हमने कवर किया यहाँ पे अलग अलग प्रकार के आपको पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, जड़ी बूटियाँ भी पाई जाती हैं। फिर उसके बाद फौना के बारे में बात करें तो एक टाइम पे बोला जाता था कि टाइगर्स यहाँ पर मिलते हैं, लेकिन आज के टाइम पर हमारे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वाकई में यहाँ पर टाइगर हैं या नहीं है। क्लियर हुआ। बाकी यहाँ पर बर्ड्स की काफ़ी सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। फिर हमने डिस्कस किया बरबरा फॉरेस्ट के अंदर काफ़ी सारी लोकल ट्राइब्स हैं, जैसे कि यहाँ पर सबारा ट्राइब्स आपको देखने को मिलेंगे, प्लस एथनिक ओडिया कम्युनिटीज़ हैं। आज के टाइम पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को इस फॉरेस्ट के अंदर तैनात कर रखा है ताकि जो लकड़ियों की यहाँ पर स्मगलिंग वगैरह होती है उसको रोका जा सके। इको टूरिज्म क्या होता है इसको हम लोगों ने समझा कि इको टूरिज्म बेसिकली यहाँ पर एक ऐसा टूरिज्म है जहाँ पर लोग जा रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, जो ट्रैवलर्स हैं उनको एंकरेज किया जाता है कि आप एनवायरमेंट को एक प्रोटेक्शन दो। ठीक है, आप वहाँ पे जा रहे हो, आपको वो एरिया बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं करना है, आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, वहाँ पर कोई पोल्यूशन नहीं करना है, और वहाँ के जो लोग हैं लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको भी यहाँ पर सपोर्ट करना है, उनके प्रति एक कॉन्ट्रीब्यूशन देना है। ये हमारा फोकस रहता है इको टूरिज्म के अंदर में। फिर अगले आर्टिकल में हमने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की बर्थ एनिवर्सरी के बारे में यहाँ पर कवर किया। अभी क्या हुआ, हमारे नेशन ने 131st बर्थ एनिवर्सरी यहाँ पर सेलिब्रेट करी है अम्बेडकर जी की 14 अप्रैल 2022 में। फिर हमने यहाँ पर एक कोट देखा था, फिर मैंने आपको बताया अम्बेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश में देखने को मिला है। देन वहाँ पे हमने बाद में समझा कि हाँ
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर यहाँ पर कहलाते हैं, प्लस इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर भी यहाँ पर अंबेडकर जी थे। फिर उसके बाद इक्वालिटी की तरफ इन्होंने काफ़ी काम किया, जो लगभग यहाँ पर अनटचेबिलिटी थी, या फिर आप कह सकते हो कि दलित्स के कुछ राइट्स थे उसके लिए यहाँ पर काफ़ी हद तक लड़े। प्लस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के अंदर यहाँ पर इन्होंने काफ़ी पार्टिसिपेट किया। देन उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो जवाहरलाल नेहरू जी इनको बुलाते हैं और बोलते हैं यहाँ पर फर्स्ट लॉ मिनिस्टर की तरह बनाने के लिए यहाँ पर इनको बुलाया जाता है। ये चीज़ को एक्सेप्ट भी करते हैं, बाद में इसको रिज़ाइन कर देते हैं। देन उसके बाद बुद्धिज़्म में यहाँ पर एक कन्वर्ट होते हैं और फिर यहाँ पर इनकी डेथ होती है 6 दिसंबर 1956 के अंदर में। एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। देन लास्ट आर्टिकल में हमने कवर किया कि इंडिया ने अभी टेस्ट फायर किया है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का। तो हमने यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस के अंदर कवर किया कि हेलिना क्या है, डीआरडीओ का ट्वीट देखा। हेलिना बेसिकली यहाँ पर एक ऐसी मिसाइल है जो कि यहाँ पर दुश्मन के टैंक को उड़ाने में मदद करेगी। और सबसे खास बात क्या है, ये जो मिसाइल है बेसिकली इसको हम लोग अपने एडवांस हेलीकॉप्टर से लॉन्च करते हैं। हेलिना आज के टाइम पर आपको 3rd जनरेशन मिसाइल देखने को मिलती है जिसको हम लोग छोड़ के और भूल जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे हेलिना मिसाइल जो है वो हमारी इंडियन आर्मी के लिए डिज़ाइन करी गई है। उसी प्रकार से आप कह सकते हो हेलिना की तरह ही हमारे पास एक और वर्जन है जिसको डिज़ाइन किया गया इंडियन एयरफोर्स के लिए, जिसका नाम है ध्रुवस्त्र। तो हेलिना ध्रुवस्त्र दोनों अलग अलग फोर्सेस के लिए है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हेलिना सिस्टम के अंदर एक खास बात यह है कि चाहे कैसा भी वेदर हो या दिन हो रात हो, हर जगह पर ये कैपेबल है कि दुश्मन के टैंक को ये उड़ा सके। प्लस ये जो मिसाइल है इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो आपको 7 किलोमीटर्स के आसपास देखने को मिल जाती है। प्लस इसके अंदर दोनों ही मोड है, डायरेक्ट हिट मोड और टॉप अटैक मोड। फिर हेलिना की तरह एक और नाग मिसाइल है जो कि अगेन एक एंटी टैंक मिसाइल है जिसको भारत के डीआरडीओ ने डेवलप किया है। फ़र्क इतना है कि जो नाग मिसाइल है उसको हम लोग इस प्रकार से टैंकर से लॉन्च करते हैं और जो हेलिना मिसाइल है इसको हम लोग हेलीकॉप्टर से लॉन्च करते हैं। इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता ही दिया है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को खुद डेवलप करें और इसके अंदर हमने इन मिसाइल्स को बनाकर दिखा दिया है कि हम लोग यहाँ पर सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने खुद यहाँ पर इन चीज़ों को डेवलप किया है। बाकी लास्ट में कुछ क्वेश्चंस लगाए, क्वेश्चंस के आंसर्स आपको आगे प्रोवाइड करवा दें, चाहो तो आप लोग इसको एक बार चेकआउट कर सकते हो। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।